नमस्कार। निर्माण आईएएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्ष गुप्ता। आज हम जो लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा हार्डवेयर का पार्ट 2। इससे पहले हमारा जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको हार्डवेयर के पार्ट 1 के बारे में बताया था, है ना। बेसिकली मैंने आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में समझाया था, ठीक है। जो हार्डवेयर का हमारा तीसरा प्रकार था, वो था आपका मेमोरी यूनिट, जो हम मेमोरी के चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। जो आखिरी इसका प्रकार था हार्डवेयर का वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर, जो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम क्लियर करेंगे और उन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम माइक्रो प्रोसेसर पर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हार्डवेयर पार्ट 2। देखिए, एक टर्म होती है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट, देखिए, बचपन में हमको जो सिखाया जाता है क्या है, जो सीपीयू के बारे में बताया जाता है कि बड़ा जो डब्बा है वो क्या आपका क्या कहलाता है, वो आपका सीपीयू कहलाता है। देखिए, ये हम लोग क्या समझते हैं कि क्या है, ये आपका सीपीयू है। बेसिकली ये जो आपका ये टीन का ये प्लास्टिक का डिब्बा है, ये आपका कहलाता है सिस्टम यूनिट, ठीक। और इस सिस्टम यूनिट के अंदर ही आपकी सीपीयू या एक माइक्रो प्रोसेसर की चिप लगी रहती है। ये जो पूरा बॉक्स है ये आपका कहलाता है सिस्टम यूनिट। ये जो सिस्टम यूनिट है, बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं, है ना। जैसे देखिए, जो सिस्टम यूनिट है ये क्या है, ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य हार्डवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम यूनिट किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य हार्डवेयर होता है, ठीक है। ये बेसिकली आपके टिन या प्लास्टिक से बना एक बॉक्स होता है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। ये देखिए, इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए हैं, ठीक। बेसिकली इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के अतिरिक्त कंप्यूटर के सभी जो हार्डवेयर सिस्टम है वो आपके कहाँ हैं, वो सभी आपके हार्डवेयर सिस्टम यूनिट के अंदर ही होते हैं, है ना। जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, यदि उनको हटा दिया जाए तो बाकी के आपके जो डिवाइस हैं वो कहाँ रहते हैं, वो आपके रहते हैं सिस्टम यूनिट के अंदर। देखिए, जैसे बहुत सारे डिवाइसेस में, जैसे आपका देखिए मदरबोर्ड इधर ही है, इसके अंदर है ना। आपका हार्ड ड्राइव हो गया, आपका सीडी डीवीडी ड्राइव हो गया, ठीक है। आपका जो वीडियो कार्ड है, आपका साउंड कार्ड है, ठीक है, मॉडेम कार्ड है, ये सब कहाँ है, ये सब आपके सिस्टम यूनिट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका सिस्टम यूनिट है इसमें क्या होता है, सिस्टम यूनिट में मुख्यतः पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य मेमोरी और कई पोर्ट होते हैं। समझ में आया आपको? इसको एक बार शुरू से पढ़ते हैं कि सिस्टम यूनिट किसी कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य हार्डवेयर होता है। यह टिन या प्लास्टिक का बना एक बॉक्स होता है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे रहते हैं, ठीक। इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के अतिरिक्त कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर कहां होते हैं, सिस्टम यूनिट के अंदर ही होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो सिस्टम यूनिट है इसमें आपका क्या क्या रहता है, इसमें आपका रहता है पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड, जो माइक्रो प्रोसेसर आपकी चिप रहती है वो भी कहां है, सिस्टम यूनिट के अंदर ही रहती है। मुख्य मेमोरी आपकी जो रैम रोम चिप है वो कहां रहती है, वो आपके सिस्टम यूनिट के अंदर ही रहती है। और कई सारे क्या होते हैं, कई सारे इसमें पोर्ट बने होते हैं, ठीक है। ये आपका कहलाता है सिस्टम यूनिट। अच्छा, इस सिस्टम यूनिट में एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, मदरबोर्ड। ये क्या होता है? देखिए, सिस्टम यूनिट आपको समझ में आया। अब हम समझते हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है। ये ध्यान में रखिए कि मदरबोर्ड कहां होगा, मदरबोर्ड आपके सिस्टम यूनिट के अंदर ही रहता है, ठीक है। देखिए, मदरबोर्ड बेसिकली जो मदरबोर्ड होता है वो किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कहलाता है ना। किसी भी कंप्यूटर का जो मुख्य सर्किट बोर्ड है वो क्या कहलाता है,
वो आपका कहलाता है मदरबोर्ड, है ना। जैसे कि मदरबोर्ड के नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जो मदर होती है तो पूरा घर किस किस पे चारों तरफ घूमता है, मदर के आसपास घूमता है कि नहीं घूमता है। उसी प्रकार जो आपका कंप्यूटर है वो पूरा का पूरा कंप्यूटर आपके मदरबोर्ड के आसपास ही घूमता है। मतलब आपका जो भी कंप्यूटर है पूरा आपका मदरबोर्ड के आसपास ही घूमता है। यदि मदरबोर्ड को हमने हटा दिया तो आपका कंप्यूटर वहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपने देखा कि मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है और आपका जो संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के आसपास ही घूमता है। बेसिकली जो अभी मैंने आपको बताया कि सिस्टम यूनिट के अंदर आपके क्या लगे रहते हैं, आपकी जो सीपीयू या आपकी जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है या आपकी जो रैम चिप है, जो रोम चिप है, ये सिस्टम यूनिट के अंदर लगी रहती है। तो बेसिकली सिस्टम यूनिट के अंदर ये आपके एक्चुअल में मदरबोर्ड पर आपके ये उपकरण लगे रहते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि मदरबोर्ड पर ही क्या होता है, आपका सीपीयू चिप यानी माइक्रो प्रोसेसर चिप या आपका जो रैम चिप है वो भी, आपका जो रोम चिप है, ये सब कहां लगे होते हैं, ये सब आपके मदरबोर्ड में लगे होते हैं, है ना। आपकी जो प्राथमिक मेमोरी की चिप हुई, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है, ये सब कहां लगा हुआ है, ये सब लगा हुआ है मदरबोर्ड पे। और यदि ये चीज ना हो तो उसके बिना तो कंप्यूटर बनाना ही संभव नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि जो आपका मदरबोर्ड है वो क्या है, वो किसी भी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उपकरण है, जैसे आपकी माइक्रो प्रोसेसर चिप हो गई, है ना, आपका रैम चिप हो गई, आपकी रोम चिप हो गई, ये सब कहाँ लगे हुए हैं, ये सब आपके मदरबोर्ड के लगे रहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, कंप्यूटर के अन्य उपकरण जैसे इनपुट और आउटपुट यूनिट, ठीक है, आपकी जो सीडी ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है, ये सब कहाँ होते हैं, ये सब आपके मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। होते कि नहीं होते? कंप्यूटर के जो उपकरण है, जैसे आपकी इनपुट यूनिट हो गई, आपकी आउटपुट यूनिट हो गई, आपके सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सभी मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं। मतलब आपका जो भी, मान लीजिए जो इनपुट यूनिट है, जैसे मान लीजिए आपका कीबोर्ड हुआ या आपका जो आउटपुट है आपका मॉनिटर हुआ, ठीक है, आपका जो हार्ड डिस्क ड्राइव हुई, ये सब आपके कहां किससे जुड़े रहते हैं, ये सब आपके मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर के जो अन्य उपकरण हैं, आपके कोई भी कुछ भी हो, आपका इनपुट यूनिट हो, आपकी आउटपुट यूनिट हो, ठीक है, आपका सीडी ड्राइव हो, आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव हो, आपका साउंड कार्ड हो, ये सब आपके मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक, जो मदरबोर्ड है, भविष्य में यदि हम मान लीजिए हमको और ज्यादा हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ना है मदरबोर्ड में, है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम मदरबोर्ड में कुछ खाली जगह छोड़ देते हैं, ताकि भविष्य में यदि हमको कुछ और उपकरण जोड़ने हो तो वो हम मदरबोर्ड में जोड़ सकते हैं। इनको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्सपेंशन स्लॉट्स। मतलब जो स्थान हम छोड़ देते हैं उपकरणों को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड में, उनको बोला जाता है एक्सपेंशन स्लॉट्स। ठीक, जैसे ये देखिए, ये आपकी क्या है, ये है आपकी मदरबोर्ड, है आपकी मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड में क्या है, इस मदरबोर्ड के में ही आपकी जो माइक्रो प्रोसेसर चिप रहती है, आपकी जो रैम चिप है, रोम चिप है, वो सब आपके मदरबोर्ड में ही रहते हैं। ठीक है, और इस मदरबोर्ड से ही आपके जो कंप्यूटर के डिवाइसेज हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, आपकी साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, वो सब भी आपके कहाँ हैं, आपके मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आया कि मदरबोर्ड क्या होता है। इसको एक बार देख लेते हैं कि मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के आसपास ही घूमता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू चिप, रैम चिप, रोम चिप आदि उपकरण लगे रहते हैं। कंप्यूटर के अन्य उपकरण जैसे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड आदि मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक है, भविष्य में हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट्स भी बने होते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ कि मदरबोर्ड क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम आते हैं, अगली जो टर्म है वो है आपकी कंप्यूटर बस। क्या? कंप्यूटर बस। बेसिकली होता क्या है कि आपका जो मदरबोर्ड होता है उसमें बहुत सारे सुचालक तार जुड़े रहते हैं। वहां क्या होता है, उस मदरबोर्ड पर आपके सुचालक तारों का समूह पाया जाता है। ठीक है,
ये जो सुचालक तारों का समूह है ये क्या करता है, ये बेसिकली जो कंप्यूटर डाटा और संकेतों को क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। मतलब आपकी कंप्यूटर बस क्या है, मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का समूह जो क्या कर रहा है, जो कंप्यूटर डाटा तथा संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है कंप्यूटर बस। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई कि आपका जो मदरबोर्ड है, ठीक है, उस पर क्या है, उस पर बने आपके सुचालक तारों के बहुत सारे समूह, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, जो कंप्यूटर डाटा तथा संकेतों को आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, मतलब आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उस सिस्टम के भीतर क्या है, आपके बहुत सारे उपकरण लगे रहते हैं, तो उन उपकरणों के बीच आपके जो डाटा और संकेत है उनका यदि मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करना है, उनको भेजना है, ले जाना है, तो किसके माध्यम से होगा, वो होगा आपके कंप्यूटर बस के माध्यम से, जो क्या है, जो मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का एक समूह है। क्लियर है। आगे देखिए, सीपीयू तथा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर डिवाइस तथा पेरिफेरल डिवाइसों के मध्य निर्देशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान बस के माध्यम से होता है। क्या मतलब है इसका, कि जो सीपीयू या आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, इसके जो अन्य हार्डवेयर डिवाइस या जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, जैसे मान लीजिए जो आपका कीबोर्ड हो गया है ना, आपके प्रिंटर हो गए, तो इनके और सीपीयू के मध्य जो आपके निर्देशों सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वो भी किसके माध्यम से होता है, वो भी होता है आपके कंप्यूटर बस के माध्यम से। क्लियर है। तो ये आपको समझ में आया कंप्यूटर बस क्या होती है, मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का समूह जो कंप्यूटर डाटा तथा संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, क्या कहलाता है, आपका कंप्यूटर बस कहलाता है। ठीक, सीपीयू तथा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर डिवाइस तथा पेरिफेरल डिवाइसों के मध्य निर्देशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान भी आपके बस के माध्यम से होता है। ठीक है, क्लियर है कि आपका जो सीपीयू है, बेसिकली आपकी जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है उसका, और आपके जो अन्य पेरिफेरल डिवाइस है, जैसे कुछ ही हो सकता है, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, तो इनके मध्य भी क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। क्यों, क्योंकि बेसिकली जो सीपीयू होता है, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, वही कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को क्या करती है, नियंत्रित करती है, कंट्रोल में रखती है ना। तो कंट्रोल में कैसे रखेगी, कंट्रोल में तभी रख पाएगा सीपीयू कि जब सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान, संकेतों का आदान प्रदान हो सके। और जो निर्देशों सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होता है, वो होता है आपके कंप्यूटर बस के माध्यम से। क्लियर है। अब देखेंगे जो कंप्यूटर बस है ये भी कई प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए पहली आपकी सिस्टम बस या इंटरनल बस, ये क्या होती है, देखिए जो मदरबोर्ड पे आपके जितने उपकरण लगे रहते हैं, मदरबोर्ड पे लगे हुए उपकरणों के बीच जो आपके सूचनाओं और संकेतों का आदान प्रदान होता है, वो आपका किसके द्वारा किया जाता है, वो आपका किया जाता है इंटरनल या सिस्टम बस द्वारा। जैसा इसमें लिखा हुआ है कि मदरबोर्ड पर लगे उपकरणों के बीच डाटा तथा संकेतों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, सिस्टम या इंटरनल बस द्वारा किया जाता है। ठीक, चूंकि जो संकेतों डाटा का आदान प्रदान हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो मदरबोर्ड पे लगे हुए आपके उपकरणों के बीच हो रहा है ना। तो इस वजह से होता क्या है, इस वजह से आपकी जो डाटा स्थानांतरण की गति है वो कैसी होती है, वो आपकी तीव्र होती है। क्यों, क्योंकि डाटा का जो आदान प्रदान किया जा रहा है, डाटा का संकेतों का, वो आपके मदरबोर्ड पे लगे हुए उपकरणों के बीच ही किया जा रहा है। ठीक, आगे देखिए जो सिस्टम बस होती है इसको भी बेसिकली हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक आपकी कहलाती है डाटा बस, एक कहलाती है एड्रेस बस, और एक आपकी कहलाती है कंट्रोल बस। क्लियर है। ये चीज आपको ध्यान रखिए कि जो सिस्टम बस है इसको आप तीन भागों में बांट सकते हैं। एक हो गई आपकी डाटा बस, दूसरी हो गई आपकी एड्रेस बस, और तीसरी हो गई आपकी कंट्रोल बस। ठीक, अच्छा ये था आपका क्या, सिस्टम बस या इंटरनल बस। अगला जो आपका बस है वो है आपका क्या है, वो है आपका एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस। एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस। देखिए अभी मैंने बताया था कि आपकी जो माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है उसके और आपके जो अन्य पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उनके मध्य भी सूचनाओं का और डाटा का आदान प्रदान होता है।
है ना। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो सभी पे कंट्रोल रखता है। तो बेसिकली आपकी जो एक्सटर्नल बस होती है वो करती क्या है, एक्सटर्नल बस कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस जैसे आपके कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर आदि को क्या करती है, मदरबोर्ड के साथ जोड़ती है ना। मदरबोर्ड के साथ जोड़ती है। क्यों? क्योंकि मदरबोर्ड पे क्या है, आपकी माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी हुई है और संकेतों का आदान प्रदान किससे हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर और आपके अन्य पेरिफेरल डिवाइसों के बीच। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी एक बस ऐसी होगी जो कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर आदि को मदरबोर्ड के साथ जोड़ देगी। ठीक है, ताकि आपके क्या है, डाटा का आदान प्रदान हो सके। ठीक है, अब चूंकि यहां पे जो डाटा का आदान प्रदान हो रहा है वो आपके क्या हो रहा है, वो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस यानी जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि के साथ हो रहा है। ठीक है, ये जो मदरबोर्ड के अंदर जो उपकरण लगे हैं उनके बीच नहीं हो रहा है। इसलिए आपका जो डाटा स्थानांतरण है उसकी गति कैसी हो जाएगी, उसकी गति अपेक्षाकृत धीमी होगी। क्यों? क्योंकि अब डाटा का स्थानांतरण बेसिकली आपके सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइस यानी जो आपके बाहरी डिवाइस हैं, आपके जो आपका मॉनिटर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, इनके बीच आपका डाटा का आदान प्रदान हो रहा है। इसलिए डाटा स्थानांतरण की गति अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। क्लियर है? देखिए, अब हम आते हैं जो आपका मेन टॉपिक था, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इसको बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर, या इसको बोलते हैं माइक्रो चिप। ठीक है, सीपीयू बोल दें या इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर बोल दें या इसी को माइक्रो चिप बोल दें, ये सब एक ही बात है। क्लियर है? तो बेसिकली जो सीपीयू क्या है, सीपीयू आपका जो आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो बेसिकली एक प्रकार की आपकी माइक्रो चिप होती है। ठीक है, जो कहाँ लगी रहती है, जो आपके मदरबोर्ड में लगी रहती है। ठीक है, अच्छा सीपीयू होता क्या है, देखिए पहले आपको सीपीयू चिप दिखा देता हूं मैं। ये आपकी कहलाती है सीपीयू यानी या इसी को हम सीपीयू बोलते हैं या इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर चिप या माइक्रो चिप बोलते हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है ये। ठीक है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया ऐसा। क्लियर है? अब हम आते हैं सीपीयू पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप। देखिए, जो सीपीयू है वो आपके कंप्यूटर का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण हार्डवेयर डिवाइस है क्या नहीं? क्योंकि हर चीज क्या किसके माध्यम से होता है कंप्यूटर में, सीपीयू के माध्यम से। तो जो सीपीयू है वो आपके कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस होता है। ठीक है, बेसिकली सीपीयू क्या है, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, सीपीयू क्या है, एक प्रकार की चिप है। कैसी चिप? एक प्रकार की सघन इंटीग्रेटेड चिप। इसका क्या मतलब ऐसी चिप जिसमें बहुत सघन रूप से, सूक्ष्म रूप से आपके उपकरणों को इंटीग्रेट लगाया गया है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है ना। सीपीयू को ही हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक, अच्छा किसी एक माइक्रो प्रोसेसर या आपकी जो सीपीयू चिप है इसमें आपके क्या हो सकते हैं, इसमें आपके करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया क्या है, ये एक सघन इंटीग्रेटेड चिप है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो सकते हैं। क्लियर है? ये आपको पता ही है कि जो प्रोसेसर है आपका माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू, ये कहां लगाया जाता है, ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। क्लियर है इतना? ठीक है, अच्छा ये चीज आपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा, इस लाइन को तो बहुत हर कोई पढ़ता है कि सीपीयू को क्या बोलते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क या हृदय भी कहा जाता है। ठीक, कितना क्लियर हुआ आपको? देखिए लास्ट में लिखा हुआ है कि सीपीयू है वो क्या करता है, यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है। क्या करता है? कंप्यूटर के जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को क्या करता है, यह नियंत्रित भी करता है, निर्देशित भी करता है और समन्वित भी करता है। इसका क्या मतलब हुआ, अभी मैंने आपको बताया था कि आपके कंप्यूटर के जितने भी उपकरण होते हैं वो सब क्या हैं, वो सब आपके सीपीयू के नियंत्रण के अधीन होते हैं। मतलब आपके कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेस हैं उन सभी पे क्या करता है, उन सभी पे सीपीयू का कंट्रोल रहता है ना।
ऐसा नहीं कि आप प्रिंटर लाए और प्रिंटर अपने हिसाब से, जैसे आपको लगता है प्रिंटर ने आपका प्रिंट आउट निकाल के दे दिया, बट प्रिंटर ने आपका जो प्रिंट आउट दिया है निकाल के, वो ऐसे ही नहीं दे दिया। जब तक सीपीयू द्वारा उसे कमांड नहीं दी जाएगी, उसको निर्देश नहीं दिए जाएंगे, तब तक वो प्रिंटर क्या करेगा, आपका आउटपुट निकाल के आपको प्रिंट आउट नहीं देगा। इसलिए बोलते हैं क्या करता है, यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित या कंट्रोल करता है। साथ ही क्या करता है, यह निर्देशित भी करता है। निर्देशित का मतलब है कि कब किस उपकरण को कहां किस प्रोसेस में किस प्रकार की कमांड देनी है, किस प्रकार के निर्देश देने हैं, है ना, किस प्रकार के संकेत भेजने हैं, वो सब भी कौन डिसाइड करता है, वो सब भी आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू या आपकी माइक्रो प्रोसेसर चिप डिसाइड करती है। ठीक, साथ ही क्या करता है, कंप्यूटर के जो सभी कार्य हैं उनको ये समन्वित भी करता है, यानी उनको ये कोऑर्डिनेट भी करता है। इसका मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर के बेसिकली जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेज हैं उनके बीच में क्या रखता है, उनके बीच में ये समन्वय बना के रखता है, ताकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेज आपके एक साथ कार्य कर सके बेहतर तरीके से। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपके जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस है उनके मध्य ये समन्वय बनाकर रखता है। क्लियर है? तो सीपीयू क्या होता है ये आपको समझ में आया? अब इसको पढ़ लेते हैं शुरुआत से। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप। ठीक है, सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, वास्तव में सीपीयू क्या है, एक सघन इंटीग्रेटेड चिप जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। क्लियर है? किसी एक माइक्रो प्रोसेसर में आपके करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद ये जो प्रोसेसर है या सीपीयू कहां लगाया जाता है, ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। क्लियर है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क या हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, और जो ये सीपीयू है या आपकी जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये क्या करता है, ये कंप्यूटर के सभी कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित भी करता है, उन्हें निर्देशित भी करता है, और क्या करता है, समन्वित भी करता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है सीपीयू। इतना आपको समझ में आया? अब इसी में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो सीपीयू है वो करता क्या है, सीपीयू डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचनाओं में बदलता है तथा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जब मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था कि कंप्यूटर क्या होता है, तो बेसिक कंप्यूटर में क्या करते हैं, कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं। ठीक है, उस इनपुट का आपका क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद वही आपका जो इनपुट है या आपका जो डाटा था वो किसमें बदल जाता है, वो बदल जाता है आपके अर्थपूर्ण सूचना में, और वो अर्थपूर्ण सूचना इंफॉर्मेशन हमको मॉनिटर पे आउटपुट के रूप में दिखाई देने लगती है। क्लियर है? तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है बेसिकली ये किसके कंट्रोल में, अंडर में हो रही है, ये हो रही है आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल में या उसके अंडर। ठीक है, इसलिए आपके डेटा को इनपुट करने से लेके उसकी प्रोसेसिंग करके उसे अर्थपूर्ण सूचना में बदलने तक जो भी कमांड वगैरह निर्देश दिए जा रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, वो सब दिए जाते हैं आपके सीपीयू से, आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या आपकी माइक्रो चिप्स या आपके माइक्रो प्रोसेसर से। जो भी प्रोसेस है आपकी कि आपने इनपुट से लेके आपकी जो आउटपुट आपको मिल रहा है, इस बीच में जितनी भी आपकी प्रोसेसिंग प्रक्रिया हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब उन सब प्रक्रियाओं के लिए जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो बेसिकली कहां से दिए जा रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं आपके सीपीयू से। इसलिए हम बोलते हैं कि जो सीपीयू क्या करता है, डाटा को निर्देशानुसार, मतलब जिस तरह की कमांड हो सीपीयू के में, उस हिसाब से क्या करेगा, वो डाटा को प्रोसेस करके अर्थपूर्ण सूचना में बदल देगा, है ना, कमांड देके, और इनपुट का किसमें बदल देगा, इनपुट जो आपने इनपुट दिया था उसका आउटपुट में रूपांतरण कर देगा। ठीक, ये क्लियर हुआ कि सीपीयू डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचनाओं में बदलता है तथा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सीपीयू होता है वो बेसिकली आपके स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर कार्य करता है। किसके आधार पर कार्य करता है, स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये क्या होते हैं, बेसिकली होता क्या है कि आपका जो सीपीयू होता है, मान लीजिए आपकी जो ये आपकी सीपीयू चिप है, माइक्रो प्रोसेसर चिप है, तो आपके इस माइक्रो प्रोसेसर में क्या है, बहुत आपके छोटे छोटे रजिस्टर्स रहते हैं।
ठीक है, आपके क्या रहते हैं, आपके मेमोरी रजिस्टर बने रहते हैं। ठीक है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे भी कि मेमोरी रजिस्टर क्या होता है। बेसिकली होता क्या है कि जो रजिस्टर होते हैं एक तरह से क्या है, ये आपके सीपीयू का ही भाग होता है। ठीक है, क्योंकि सीपीयू के अंदर होता है और सेम सीपीयू की वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। तो होता क्या है कि सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग से पहले जो भी डेटा और निर्देश है ना, वो क्या होते हैं, उनको सीपीयू में बने रजिस्टरों में, यानी आपके इन रजिस्टरों में अस्थायी तौर पर संग्रहित किया जाता है ना। क्योंकि आपकी जो प्रोसेसिंग यूनिट हो, जो प्रोसेसिंग प्रक्रिया वो कहाँ हो रही है, वो हो रही है आपके सीपीयू में। इसका नाम है सेंटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के जो विभिन्न भाग होते हैं, आपके जो एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वही क्या करता है, वही आपकी प्रोसेसिंग करता है। तो प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है, आपकी सीपीयू में। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। तो पर प्रोसेसिंग से पहले जो भी आपके डेटा और निर्देश होते हैं वो कहाँ हो जाते हैं, वो आपके सीपीयू में बने रजिस्टरों में अस्थायी तौर पर संग्रहित हो जाते हैं। ठीक है, और सीपीयू क्या करता है, सीपीयू रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही क्या करता है, डाटा प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय तथा तार्किक कार्रवाइयां करता है। ठीक है, क्या करता है, सीपीयू में जिस प्रकार के निर्देश होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, रजिस्टर में जिस प्रकार के आपके निर्देश होंगे उसके अकॉर्डिंग ही सीपीयू क्या करेगा, डाटा प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय तथा तार्किक कार्रवाइयां करेगा। वही आपके ईएलयू यानी अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट के माध्यम से। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि जो सीपीयू किस प्रकार करता है, वो आपके स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर कार्य करता है। मतलब आपके जो सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं उसके अंदर जिस प्रकार का डाटा और जो कमांड या निर्देश दिए रहते हैं उनके अकॉर्डिंग ही क्या है, सीपीयू कार्य करता है। ठीक है, रजिस्टर क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया कि आपकी जो माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू चिप है उसके अंदर ही आपकी रजिस्टर्स रहते हैं। बेसिकली क्या है, इसे सीपीयू की वर्किंग मेमोरी कहते हैं, जिनमें आपका जो भी डाटा या निर्देश है वो अस्थायी तौर पर संग्रहित रहते हैं। क्लियर है, तो ये चीज आपको समझ में आई। ये क्लियर हुआ कि सीपीयू डाटा को क्या कर रहा है, सीपीयू डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में बदलता है। ठीक, तथा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करता है। ये आपको समझ में आ गया। आगे सीपीयू किस पे काम करता है, स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग से पहले डाटा एवं निर्देशों को सीपीयू में बने रजिस्टरों में अस्थायी तौर पर संग्रहित किया जाता है। ठीक है, और सीपीयू रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही डाटा प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय तथा तार्किक कार्रवाइयां करता है। इतना क्लियर है आपका। ठीक है, आगे डाटा प्रोसेसिंग, ये डाटा प्रोसेसिंग के सभी कार्य सीपीयू द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी डाटा प्रोसेसिंग है वो कहाँ हो रही है, वो आपकी हो रही है माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर चिप के अंदर, क्योंकि उसी के अंदर ही क्या है, आपके अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट है, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से क्या है, आपके डाटा को प्रोसेस करेंगे, संसाधित करेंगे। इसलिए डाटा प्रोसेसिंग के सभी कार्य सीपीयू द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, अब सीपीयू के कार्यों को यदि हम समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि जो सीपीयू के कार्य हैं वो निम्न हैं। क्या क्या होंगे, देखिए, पहला, विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम निर्धारित करना। ठीक है, क्या मतलब है, इसका मतलब है हमारे इनपुट देने से लेके उसकी प्रोसेसिंग से लेके उसके इंफॉर्मेशन में बदलने से लेके उसके आउटपुट रूप में प्रदर्शित होने की ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कहाँ कौन सा चरण पहले आएगा और उसके बाद कौन सा चरण आएगा, फिर उसके बाद कौन सा चरण आएगा, इस पूरी प्रक्रिया का क्या है, निर्धारण कौन करता है, इस पूरी प्रक्रिया का निर्धारण आपका सीपीयू करता है। ये चीज लिखी हुई है कि जो आपकी विभिन्न प्रक्रियाएं हैं उनके क्रम निर्धारित करना कि पहले कौन सी प्रक्रिया होगी, उसके बाद कौन सी प्रक्रिया होगी, और फिर उसके बाद कौन सी प्रक्रिया होगी। क्लियर है। अगला, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित व निर्देशित करना। ये अभी मैंने आपको समझाया था। ये क्या करता है कि कंप्यूटर के जितने विभिन्न उपकरण हैं उन सभी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और साथ ही उनको कमांड भी देता है, निर्देश भी देता है। ठीक, तीसरा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। ये भी अभी मैंने आपको समझाया था कि सीपीयू क्या करता है, सीपीयू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके।
ठीक है। और लास्ट है आपका इनपुट डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करना, मतलब आपका जो इनपुट डाटा है उसको क्या करते हैं, उसको रजिस्टर्स में, आपके सीपीयू के जो रजिस्टर्स होते हैं उसमें जिस प्रकार के निर्देश दिए रहते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है, आपके इनपुट डाटा को प्रोसेस किया जाता है। क्लियर है? तो ये है आपका सीपीयू के कार्य। अब ये आपको देख ही लिया इसका डायग्राम। अब जो आपका सीपीयू है इसको हम हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। मतलब आपकी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, आपका जो सीपीयू है, इसको क्या है, इसको हम हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में इसका विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। देखिए, पहला जो इसका मुख्य भाग है वो है आपका क्या, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। दूसरा है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी आपका एएलयू। ठीक है, और तीसरा है आपका मेमोरी रजिस्टर। ठीक है, ये हार्डवेयर की दृष्टि से आपके सीपीयू के 3 भाग हैं। बेसिकली सीपीयू जो भी सारे काम करता है, जो भी मैंने आपको समझाया कि जो भी वो नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है, समन्वय कर रहा है, वो बेसिकली अपने इन 3 भागों के माध्यम से ही करता है। ठीक है, तो हम एक एक करके इन तीनों भागों को समझ लेते हैं क्या होते हैं। देखिए, पहला आपका है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, क्या होता है कंट्रोल यूनिट? जो कंट्रोल यूनिट है, बेसिकली सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट है वो कंप्यूटर के सभी कार्यों पर क्या रखता है, नियंत्रण रखता है, तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। अभी मैंने आपको सीपीयू के कार्य बताए थे कि सीपीयू क्या करता है कि आपका जो सीपीयू है वो कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है। तो बेसिकली सीपीयू द्वारा जो कंट्रोल रखा जा रहा है वो दरअसल आपके सीपीयू के जो भाग है कंट्रोल यूनिट, उसके द्वारा सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रण रखता है और साथ ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के भी समन्वय स्थापित करता है। मतलब सीपीयू का जो भाग है कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट ही कंप्यूटर के सभी कार्यों में क्या कर रहा है, नियंत्रण रख रहा है, तथा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपके सीपीयू द्वारा क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, उन सभी कार्यों की एक सूची होती है जिसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है ये बेसिकली आपको क्या है, ये आपके कंट्रोल यूनिट में ही होता है। ठीक है, यही चीज यहां लिखी हुई है कि कंट्रोल यूनिट में सीपीयू द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों की क्या होती है, एक सूची होती है। मतलब आपके सीपीयू द्वारा क्या क्या कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, उन कार्यों की एक सूची होती है, जो कहां होती है, जो होती है आपके कंट्रोल यूनिट में। और इस सूची को हम क्या बोलते हैं, इस सूची को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। ये सूची कहलाती है इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक, तो ये क्लियर हुआ कंट्रोल यूनिट क्या होता है। अच्छा, कंट्रोल यूनिट को क्या बोलते हैं, इसको हम कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। ये क्या कहलाता है, यह कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहलाता है। ठीक, ये क्लियर हुआ कि कंट्रोल यूनिट क्या है। सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। ठीक, कंट्रोल यूनिट में सीपीयू द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों की एक सूची होती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। और जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है यह कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहलाता है। क्लियर है इतना? आगे देखिए, जो कंट्रोल यूनिट है बेसिकली क्या कर रहा है, ये बेसिकली आपके जो आपका एएलयू है, आपका जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, उसके कार्यों को नियंत्रित करता है। अभी मैंने बताया ना कि जो अभी आपने यहां पढ़ा, ये क्या कर रहा था, ये नियंत्रण रख रहा था। तो बेसिकली जो कंट्रोल यूनिट है ये एएलयू के कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक, तथा मुख्य मेमोरी से डाटा लाकर उसे रजिस्टर मेमोरी में तात्कालिक रूप से संग्रहित करता है। क्या करता है, आपको मैंने बताया था कि कंप्यूटर में सबसे पहले जो डाटा जाता है वो कहां स्टोर होता है, आपके रैम यानी आपकी प्राथमिक मेमोरी में। ठीक है, उस प्राथमिक मेमोरी से क्या करता है, उस प्राथमिक मेमोरी से आपका जो कंट्रोल यूनिट है उस डाटा को कहां स्टोर कर देता है, आपके रजिस्टर मेमोरी में। आपके जो रजिस्टर मेमोरी में, जो कि आपका क्या है, सीपीयू के भाग है,
उसमें जाके वो मुख्य मेमोरी से डाटा लाकर तात्कालिक रूप से रजिस्टर मेमोरी में संग्रहित कर देता है। मतलब टेम्परेरी रूप से वो क्या है, आपने प्राथमिक मेमोरी से डाटा लिया, उसे जाके रजिस्टर मेमोरी में टेम्परेरी रूप से संग्रहित कर दिया। ठीक है, साथ ही ये निर्देशों को पढ़ने व उन्हें कार्यान्वित करने के आदेश भी देता है। मतलब बेसिकली जो आप कमांड देते हैं उन्हें पढ़ने होता है, उन कमांड का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसके लिए आदेश कौन देता है, उसके लिए आदेश देता है आपका कंट्रोल यूनिट। क्लियर है, तो ये था आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक, अब हम आते हैं सीपीयू के आपके दूसरे भाग, जिसे क्या कहते हैं, जिसे बोलते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या एएलयू। ठीक, एएलयू शब्द आपने सुना होगा, स्कूल लेवल पर भी बहुत बार सुना होगा एएलयू। तो एएलयू क्या है, ये तो आपको जानते हैं कि एएलयू क्या है, ये सीपीयू का क्या है, एक भाग है। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था कि जो डाटा प्रोसेसिंग, आपकी जो डेटा प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ होती है, वो आपकी सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर चिप में होती है। तो बेसिकली जो डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है जो सीपीयू में, वो कहाँ होता है, वो आपके एएलयू में ही होता है। मतलब डाटा प्रोसेसिंग का जो वास्तविक कार्य वो किसके द्वारा किया जाता है, वो सीपीयू के भाग एएलयू द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, सीपीयू के अंदर आपकी जो डाटा प्रोसेसिंग होती है वो बेसिकली एएलयू द्वारा की जाती है। क्लियर है, होता क्या है कि यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय और तार्किक संक्रिया करता है। क्या मतलब हुआ, अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है, वो प्रोसेसिंग समेत विभिन्न प्रकार के निर्देश देता है। तो करता क्या है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कि ये जो आपका डाटा होता है उस पर क्या है, उस पर कंट्रोल यूनिट से जिस प्रकार के उसे निर्देश प्राप्त हुए हैं उन निर्देशों के अनुसार वो क्या करेगा, डाटा के ऊपर सभी प्रकार की जो गणितीय और तार के लॉजिकल ऑपरेशन हैं उनको करेगा। यानी कंट्रोल यूनिट जिस प्रकार के निर्देश देगा उन निर्देशों के अकॉर्डिंग ही जो आपका एएलयू है वो डाटा पर अर्थमेटिक एंड और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। क्लियर है, आपका जो एएलयू है इसे हम क्या पुनः दो भागों में बांट देते हैं। पहला आपका क्या कहलाता है, पहला कहलाता है आपका एयू यानी अर्थमेटिक यूनिट, और दूसरा आपका कहलाता है एलयू यानी लॉजिकल यूनिट। एएलयू को हम किन दो भागों में बांटते हैं, एयू यानी अर्थमेटिक यूनिट तथा एलयू यानी लॉजिकल यूनिट में से बांटा जाता है। ठीक है, देखिए जो आपका एयू है वो क्या करता है, वो डाटा पर मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं यानी आपके जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, जैसे आपके जोड़ना है, घटाना है, ठीक है, आपका गुणा हो गया, भाग हो गया, इन सबको संपन्न करता है ना। क्योंकि एएलयू का फुल क्या होता था, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में जो आपकी अर्थमेटिक यूनिट है वो क्या कर रही है, वो आपकी कर रही है मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं, जैसे जोड़, घटाओ, गुणा, भाग आदि। क्लियर है, और वहीं आपकी जो दूसरी है लॉजिकल यूनिट यानी एलयू, ये क्या करता है, ये डाटा पर तार्किक कार्य यानी लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे बड़ा है, छोटा है, कोई संख्या बड़ी है, छोटी है, बराबर है, इस प्रकार की आपकी जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं उनको आपकी लॉजिकल यूनिट संपन्न करती है। क्लियर है, तो इस प्रकार आपका जो एएलयू है वो डाटा पर क्या करता है, अंकगणितीय गणनाएं तथा तुलना का काम करता है कि नहीं करता, कि जो अंकगणितीय गणना है ये किसके माध्यम से कर रहा है, ये कर रहा है एयू के माध्यम से, और जो आपकी तुलना का काम है ये वो कर रहा है एलयू के माध्यम से। इस प्रकार आपका एएलयू डाटा पर अंकगणितीय गणनाएं एवं तुलना का काम करता है। क्लियर है, तो ये समझ में आया आपको। देखिए अब हम बढ़ते हैं तीसरा भाग, जो क्या था, जो है आपका मेमोरी रजिस्टर। मेमोरी रजिस्टर क्या होता है, ये अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये बेसिकली एक उच्च गति वाली इलेक्ट्रॉनिक चिप मेमोरी है, जो क्या होता है, जो सीपीयू का ही एक भाग है। मतलब ये जो आपका मेमोरी रजिस्टर है ये क्या है, बेसिकली एक प्रकार की मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर ही होती है। ठीक है, इसे सीपीयू का ही भाग होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सीपीयू की वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम सीपीयू की वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी क्यों कहते हैं, इसका क्या कारण है, इसका कारण ये है कि जो बेसिकली सीपीयू है
वो वर्तमान में जिन भी डेटा या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो सब कहाँ रहते हैं, वो आपके इसी रजिस्टर में स्टोर रहते हैं, है ना। मतलब प्रेजेंटली एट प्रेजेंट आपका जो सीपीयू जिन डेटा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कहाँ से ले रहा है, वो आपके रजिस्टर से ही ले रहा है, आपके रजिस्टर मेमोरी से ही ले रहा है, इसलिए इसे सीपीयू की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यही चीज यहां लिखी हुई है। देखिए यही चीज यहां लिखी हुई है कि मेमोरी रजिस्टर क्या होता है, यह उच्च गति वाली इलेक्ट्रॉनिक चिप मेमोरी है जो सीपीयू का ही एक भाग होता है। ठीक है, इसे सीपीयू की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। सीपीयू वर्तमान में उपयोग कर रहे डेटा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन तथा अंतरिम परिणामों को रजिस्टर में ही स्टोर करता है। क्लियर है, तो ये आपका समझ में आया कि मेमोरी रजिस्टर क्या होती है, आपकी सीपीयू का ही भाग होती है। सीपीयू जिन भी डेटा रजिस्टर में काम कर रहा होता है वो अस्थायी तौर पे आपके इन मेमोरी रजिस्टर में स्टोर हो जाता है, और इन्हीं से वो यहीं से वो क्या लेता है, वो आपके डेटा और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लेता है आपका सीपीयू। ठीक है, इसलिए इसे सीपीयू की वर्किंग मेमोरी कहते हैं। क्लियर है। अब आते हैं हम कि जो आपकी सीपीयू है, बेसिकली आपकी सीपीयू की जो स्पीड है इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, मतलब आपके सीपीयू को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आपके माइक्रो प्रोसेसर की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हम इनको देख लेते हैं। देखिए बेसिकली जो सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर है इसकी कार्य क्षमता को हम किसमें नापते हैं, इसकी कार्य क्षमता को हम 1 सेकंड में संपादित किए जा सकने वाले अनुदेशों की संख्या के आधार पर मापते हैं, है ना। किसी माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता कितनी अच्छी है, कितनी ज्यादा है, ये इस बात से डिसाइड होगी कि वो 1 सेकंड के अंदर कितने इंस्ट्रक्शन को संपादित कर रहा है ना। मतलब 1 सेकंड के अंदर उसके वो क्या है, वो कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन संपन्न कर सकता है, इस आधार पर ही क्या है, हम सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता को मापते हैं। ठीक, देखिए चूंकि सीपीयू 1 सेकंड में लाखों अनुदेश संपादित करता है, क्या करता है, ये 1 सेकंड के अंदर आपके लाखों इंस्ट्रक्शन को संपादित कर सकता है, इसलिए इसकी गति को किसमें मापा जाता है, इसलिए इसकी गति को MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड या BIPS यानी बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 1 सेकंड के अंदर आपके लाखों अनुदेशों को संपादित कर देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो आपकी सीपीयू की गति है इसको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। सीपीयू की यानी आपके माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। देखिए पहला इसमें जो घटक है वो है आपका कंप्यूटर घड़ी या सिस्टम क्लॉक। ठीक है, ये क्या होती है, देखिए सीपीयू के डाटा प्रोसेस करने की गति किस पर निर्भर करती है, कंप्यूटर के अंदर बने इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर निर्भर करती है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे सिस्टम क्लॉक कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली आपका जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक प्रकार की एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी लगी रहती है आपके सिस्टम में। ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉनिक घड़ी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टम क्लॉक। ये जो सिस्टम क्लॉक है बेसिकली एक प्रकार का क्या है, टाइमिंग डिवाइस है जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करता है, जो थोड़े थोड़े समय अंतराल पर इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करता है, क्या आपका जो सिस्टम क्लॉक है आपकी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी। ठीक है, तो यही चीज यहां लिखी हुई है कि जो सीपीयू है, सीपीयू के डाटा प्रोसेस करने की गति आपकी किस पे, कंप्यूटर के अंदर बने इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर निर्भर करती है। कैसे करती है ये भी मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि सीपीयू के डाटा प्रोसेस करने की गति कंप्यूटर के अंदर बने इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर निर्भर करती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम सिस्टम क्लॉक कहते हैं। ठीक, सिस्टम क्लॉक क्या है, सिस्टम क्लॉक एक टाइमिंग डिवाइस है जो क्या करता है, जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करता है। क्या करता है, ये जो कंप्यूटर आपकी प्रोसेसिंग है इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम क्लॉक पल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम क्लॉक पल्स कहते हैं। ठीक है,
अभी आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा हो एक्चुअली है क्या? देखिए बताता हूं मैं आपको। देखिए जो डाटा प्रोसेसिंग के कार्य है आपका, वो किस में होता है? वो आपके अनेक छोटे छोटे और मूलभूत चरणों में बांटा जाता है। ठीक है, जो आपका डाटा प्रोसेसिंग का कार्य है उसको हम अनेक छोटे छोटे और मूलभूत चरणों में बांटते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपका जो डाटा प्रोसेसिंग हो रहा है, मतलब आपने कोई डाटा दिया ए, ठीक है, अब इस ए डाटा की प्रोसेसिंग को क्या है, ऐसे ही नहीं हो जाएगी, इसकी प्रोसेसिंग बहुत छोटे छोटे चरणों में की जाएगी। मतलब बहुत छोटे छोटे चरणों में इसकी प्रोसेसिंग को बांट लिया जाएगा। मान लो नाम दे दें हम A1 डैश, A1, A2, A3, A4, कुछ इस तरह से क्या है, विभिन्न चरणों में आपके जो आपका डेटा ए है उसकी प्रोसेसिंग होती है। क्लियर है? तो होता क्या है कि मान लीजिए जैसे आपके पहले चरण की आपकी प्रोसेसिंग हो गई, मतलब आपका जो A1 चरण है उसकी प्रोसेसिंग हो गई, तो जब A1 चरण की प्रोसेसिंग हो जाएगी उसके बाद हम कहां पहुंचेंगे? उसके बाद पहुंचेंगे हम A2 चरण पर। पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? पर A2 चरण की प्रोसेसिंग तभी हो पाएगी जब A1 चरण की प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद हमको एक क्या मिले? हमको एक इलेक्ट्रिकल पल्स मिले। ठीक है, बेसिकली आपका जो रजिस्टर है वो क्या है? वो आपके क्लॉक पल्स का इंतजार करता है। कब? जैसे ही आपका एक चरण पूरा हो जाता है तो दूसरा चरण आरंभ करने के लिए वो आपका जो रजिस्टर है वो क्लॉक पल्स का इंतजार करता है। जब तक क्लॉक पल्स नहीं मिलेगी तब तक कंप्यूटर आपका आगे नहीं बढ़ेगा, आपकी प्रोसेसिंग आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो यही चीज यहां लिखी हुई है कि एक चरण का कार्य समाप्त हो जाने के बाद दूसरा चरण आरंभ करने के लिए रजिस्टर क्लॉक पल्स का इंतजार करते हैं। ठीक, क्लॉक पल्स सिस्टम क्लॉक द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। स्पष्टता, सिस्टम क्लॉक जितनी जल्दी जल्दी क्लॉक पल्स उत्पन्न करेगा, सीपीयू के डाटा प्रोसेस करने की गति उतनी ही तीव्र होगी। इतना देखा आपने? मतलब जितनी जल्दी जल्दी आपकी पल्स आती जाएगी उतनी जल्दी जल्दी क्या है, आपके चरण खत्म होते जाएंगे, निपटते जाएंगे। अब इसको हम शुरू से पढ़ते हैं तो अब जाके अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको शुरू से पढ़ते हैं। कंप्यूटर घड़ी यानी सिस्टम क्लॉक सीपीयू के डाटा प्रोसेस करने की गति किस पर डिपेंड कर रही है? आपके कंप्यूटर के अंदर बने इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है ये आपकी क्या कहलाती है? ये आपकी कहलाती है सिस्टम क्लॉक। ठीक है, और सिस्टम क्लॉक क्या है? सिस्टम क्लॉक एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक पल्स पैदा करता है। ठीक है, जो सिस्टम क्लॉक है वो आपके कंप्यूटर प्रोसेसिंग के कार्य को करने के लिए क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा कर रहा है। यही इलेक्ट्रिकल पल्स आपकी क्या कहलाती है? यही इलेक्ट्रिकल पल्स आपकी कहलाती है क्लॉक पल्स। क्लियर है? और जो डाटा प्रोसेसिंग का कार्य है उसको अनेक छोटे छोटे व मूलभूत चरणों में बांटा जाता है। ठीक है, आपका जो डाटा प्रोसेसिंग है उसको हम अनेक छोटे छोटे और मूलभूत चरणों में बांटते हैं। ठीक, तो यही चीज यहां लिखा हुआ है कि एक चरण का कार्य एक चरण का कार्य समाप्त हो जाने के बाद दूसरा चरण आरंभ करने के लिए रजिस्टर क्लॉक पल्स का इंतजार करते हैं। मतलब जो रजिस्टर है क्या है? रजिस्टर आपकी क्या है? सीपीयू की वर्किंग मेमोरी है ना। जो सीपीयू है वो जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन लेगा वो कहां से लेता है? वो आपके रजिस्टर से लेता है, जहां ये अस्थायी तौर पर संग्रहित रहते हैं। तो होता क्या है कि एक चरण का कार्य जैसे ही आपका समाप्त होगा तो आपका जो रजिस्टर है वो आपकी अगली क्लॉक पल्स का इंतजार करेगा। जब तक आपकी अगली क्लॉक पल्स जनरेट नहीं होगी तब तक वो दूसरे चरण का कार्य आरंभ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि एक चरण का कार्य समाप्त हो जाने के बाद दूसरा चरण आरंभ करने के लिए रजिस्टर यानी आपकी सीपीयू की वर्किंग मेमोरी क्लॉक पल्स का इंतजार करेगी। ठीक है, जैसे ही क्लॉक पल्स मिलेगी वैसे ही वो अगले चरण की प्रोसेसिंग का कार्य प्रारंभ कर देगी। ठीक, तो जो क्लॉक पल्स है वो किसके द्वारा पैदा की जा रही है? आपकी सिस्टम क्लॉक द्वारा। ठीक है, इसलिए क्लियर है कि सिस्टम क्लॉक जितनी जल्दी जल्दी क्लॉक पल्स उत्पन्न करेगा, है ना, मतलब जैसे ही आपका A1 चरण खत्म हुआ और आपको A2 चरण प्रारंभ करना है तो जितनी जल्दी मान लीजिए एक पल्स यहाँ पैदा हो गई तो आप सीधे कहां पहुंच गए? A2 चरण पे। जैसे ही आपका A2 चरण खत्म हुआ तो आपकी एक पल्स यहां आ गई तो आप सीधे कहां पहुंच गए? A3 चरण पर।
मतलब जितनी जल्दी जल्दी आपकी ये पल्सेस पैदा होती जाएंगी उतनी जल्दी जल्दी आप एक चरण को समाप्त करके दूसरे चरण का कार्य प्रारंभ कर लोगे। ठीक है, तो बेसिकली आपका क्या है, हो क्या रहा है, आपके डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है। तो आपके डेटा प्रोसेसिंग के चरण जितनी जल्दी जल्दी संपन्न होते जाएंगे तो उतनी जल्दी आपका डेटा प्रोसेस हो जाएगा, और जितनी जल्दी डेटा आपका प्रोसेस हो जाएगा तो उतना ही फास्ट आपका क्या होगा, उतना ही फास्ट आपका माइक्रो प्रोसेसर होगा। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का क्या कार्य है, क्या कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर आपके डेटा की प्रोसेसिंग ही कर रहा है। और वो प्रोसेसिंग जितनी जल्दी जल्दी होगी, यानी जितनी जल्दी जल्दी आपकी पल्सेस आती जाएंगी उतनी जल्दी जल्दी आपके प्रोसेसिंग के विभिन्न चरण पूरे होते जाएंगे। ठीक है, और जितनी जल्दी जल्दी आपके प्रोसेसिंग चरण पूरे होंगे सीपीयू की स्पीड भी उतनी ही जल्दी उतनी ही तीव्र होगी। तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि एक चरण का कार्य समाप्त हो जाने के बाद दूसरा चरण आरंभ करने के लिए रजिस्टर क्लॉक पल्स का इंतजार करते हैं। ठीक, क्लॉक पल्स सिस्टम क्लॉक द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, और सिस्टम क्लॉक जितनी जल्दी जल्दी क्लॉक पल्स उत्पन्न करेगा सीपीयू के डेटा प्रोसेस की गति क्या होगी, उतनी ही तीव्र हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट कि जो सिस्टम क्लॉक है आपकी, बेसिकली आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है वो सीपीयू की गति को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जितनी जल्दी जल्दी आपकी इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट होंगी सिस्टम क्लॉक द्वारा उतनी जल्दी जल्दी क्या है, आपके प्रोसेसिंग के विभिन्न चरण समाप्त होते जाएंगे, उतनी जल्दी आपकी डेटा की प्रोसेसिंग हो जाएगी, और जितनी जल्दी प्रोसेसिंग होगी आपके सीपीयू की गति भी उतनी तेज होगी, है ना, उतनी तीव्र हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि जो रजिस्टर है क्या करते हैं, एक चरण समाप्त हो जाने के बाद दूसरा चरण आरंभ होने के लिए आपका जो रजिस्टर है यानी आपकी जो सीपीयू की वर्किंग मेमोरी है वो क्लॉक पल्स का इंतजार करते हैं, और जितनी जल्दी जल्दी क्लॉक पल्स मिलेंगी उतनी जल्दी जल्दी आप अगले चरण पे आते जाओगे। ठीक है, आगे देखिए, सिस्टम क्लॉक की गति को एक सेकंड में उत्पन्न क्लॉक पल्स की संख्या के आधार पर मापा जाता है। मतलब एक सेकंड में आपकी कितनी क्लॉक पल्स उत्पन्न हो रही है उनकी संख्या के आधार पर आप सिस्टम क्लॉक की गति को मापते हैं। ठीक है, एक सेकंड में उत्पन्न पल्स की संख्या को हर्ट्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, एक सेकंड में उत्पन्न आपकी पल्स की संख्या कहलाती है हर्ट्ज। ठीक, और जो सिस्टम क्लॉक की गति है इसको सामान्यतः हम मापते हैं किसमें, गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में। क्लियर है आपका, तो अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सिस्टम क्लॉक बेसिकली आपके माइक्रोप्रोसेसर की गति को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले कारक पे। अगला कारक है आपका रजिस्टर मेमोरी। क्या है, ये है आपका रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी अभी मैंने आपको बताया क्या होती है कि रजिस्टर मेमोरी आपके सीपीयू की वर्किंग मेमोरी कहलाती है ना। बेसिकली जो रजिस्टर मेमोरी क्या है, रजिस्टर आपके सीपीयू का एक भाग होते हैं जिससे क्या है, जिसमें डाटा और निर्देश अस्थायी तौर पर संग्रहित होते हैं, और आपका सीपीयू प्रोसेसिंग से पहले जो भी डेटा और निर्देश लेता है वो कहां से लेता है, वो लेता है आपके रजिस्टर या रजिस्टर मेमोरी से। ठीक है, तो यही चीजें लिखी हुई है कि सीपीयू रजिस्टर में स्थित डाटा को ही प्रोसेस करता है ना। आपके रजिस्टर में जो डाटा है उसी को सीपीयू प्रोसेस करता है। ठीक, इसलिए सीपीयू में रजिस्टर की संख्या जितनी ज्यादा होगी तथा रजिस्टर का आकार जितना अधिक होगा तो क्या होगा, आपके प्रोसेसिंग की गति भी उतनी तीव्र होगी। होगी कि नहीं होगी, मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर यदि ज्यादा है तो अब क्या है, आप ज्यादा डेटा डाल सकते हो, आपके कमांड दे सकते हो ज्यादा। ठीक है, उसी प्रकार यदि रजिस्टर का साइज बढ़ा है तो आप ज्यादा क्वांटिटी में डेटा को स्टोर कर सकते हो, निर्देशों को स्टोर कर सकते हो, है ना। और आपके रजिस्टरों की संख्या और आकार जितना अधिक होगा आपका क्या करेगा, सीपीयू उतनी ज्यादा आपका डेटा लेगा, इंस्ट्रक्शन ले पाएगा, इसलिए सीपीयू की जो प्रोसेसिंग गति भी क्या है, उतनी आपकी फास्ट हो जाएगी, है ना। क्योंकि जितना ज्यादा डेटा और जितना ज्यादा कमांड लेगा उतनी स्पीड से वो काम करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो आपकी रजिस्टर मेमोरी है वो भी आपकी सीपीयू की गति को प्रभावित करती है। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगला आपका जो कारक है वो है आपका शब्द परास। क्या है, ये है आपका शब्द परास। शब्द परास क्या होता है, देखिए आपने टीवी वगैरह पर इंटरनेट पे माइक्रो प्रोसेसर्स के ऐड देखे होंगे, है ना। कई जगह आपको ये बोला जाता है इट्स द 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर और इट्स 16 बिट और इट्स 32 बिट और इट्स 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर।
तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि ये 6 बिट, ये 8 बिट या ये 16 बिट या 32 बिट या ये 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए मान लीजिए 8 बिट का क्या है, कोई माइक्रो प्रोसेसर है, तो 8 बिट का मतलब हो गया कि हम 0 1 के कॉम्बिनेशन में क्या लिख दें, 8 बिट लिख दें, कुछ इस तरह से। जैसे 0 मान लीजिए, कुछ भी लिख दिया, 0 1 1 है ना, 1 1 0 1 0, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये क्या है, ये आपके 8 बिट का क्या हो गया है, एक डाटा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, इसमें कितनी है, नंबर ऑफ बिट कितने हैं इसमें, 8। ये आपका कहलाता है 8 बिट का डाटा। जैसे क्या है, जैसे 0 1 के फॉर्मेशन में हमने एक कोड लिख दिया है जो आपका क्या है, 8 बिट का डाटा है। तो मान लीजिए यदि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक बार में 8 बिट के किसी भी डेटा को प्रोसेस कर सकता है। मतलब वो एक बार में आपका जो 8 बिट का डाटा है, ऐसे किसी भी डाटा को एक बार में प्रोसेस कर सकता है। ये हुआ आपके 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब। ठीक इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार है आपके 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट। 64 बिट का मतलब हुआ कि आप 0 1 को लिखते जाओ, इतना कितना लिखते जाओ कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ बिट कितने हो जाएं। यहां तक यदि आप काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते आप यहां तक आप 64 तक काउंटिंग करते जाओ, और इतने आप क्या कर दो, 0 1 के फॉर्मेशन में आप कोड को बना दो। तो बेसिकली आपका जो 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर हो है, इसका मतलब होता है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर एक ही बार में 64 बिट लंबे डेटा को प्रोसेस कर सकता है। क्लियर हुआ कि पहले आपका माइक्रो प्रोसेसर जो 8 बिट का था वो क्या कर रहा था, वो इतने आपके 8 बिट के डेटा को प्रोसेस कर रहा था। अब यदि आपने अपना माइक्रो प्रोसेसर को 64 बिट का कर दिया है, तो वो एक बार में 8 बिट ना लेके सीधे ही आपके 64 बिट तक आपका जो कोड बनेगा, आपका डेटा बनेगा, उसको एक ही बार में प्रोसेस कर लेगा। यही चीज आपकी क्या कहलाती है, यही चीज आपकी कहलाती है शब्द परास। क्या कहलाती है, शब्द परास। यानी शब्द परास बाइनरी अंकों की वह संख्या है जो कंप्यूटर एक बार में प्रोसेसिंग के लिए लेता है। ठीक है, शब्द परास अधिक होने पर कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है ना। मतलब एक बार में जितना बड़ा डेटा कंप्यूटर ले सकता है प्रोसेस करने के लिए, तो उतनी ज्यादा उसकी स्पीड हो जाएगी। तो शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है, और शब्द परास की लंबाई आपकी 8 16 32 या 64 बिट तक हो सकती है। क्लियर है, 64 बिट शब्द परास का अर्थ है कि सीपीयू एक साथ क्या कर रहा है, एक साथ 64 बिट का डाटा प्रोसेस कर सकता है। तो अब आपको क्लियर हुआ कि आपकी वर्ड लेंथ या आपके शब्द परास जितना बड़ा होगा, क्या होगा, आपका माइक्रो प्रोसेसर भी उतना ही फास्ट होगा। क्लियर है, तो ये था आपका शब्द परास। आगे देखते हैं, अगली आपका जो है कारक वो है आपका कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, आपको मेमोरी वाले टॉपिक में मैं अच्छी तरह बता चुका हूं कि कैश मेमोरी क्या होती है। बेसिकली क्या करती है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी आपके माइक्रो प्रोसेसर की गति को बढ़ा देती है ना, बढ़ा देती है ना। क्या करती है, ये रैम और आपके प्रोसेसर के बीच में बफर का कार्य करती है, और क्या करते हैं, ये डेटा ट्रांसफर की दर को बढ़ा देती है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, आपके प्रोसेसर की गति बढ़ जाती है। बाकी कैश मेमोरी कैसे काम करती है वो पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको मेमोरी वाले टॉपिक में समझा चुका हूं। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए क्या है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़ा होता है ऐसे बफर होता है, मैंने आपको बताया था। अतः इसके डाटा स्थानांतरण की गति कैसी होती है, तीव्र होती है। ठीक है, इसलिए आपकी कैश मेमोरी का आकार जितना बड़ा होगा, आपकी जो सीपीयू की गति है वो भी क्या होगी, उतनी ही तीव्र होगी। मतलब आपकी कैश मेमोरी का आकार साइज जितना बड़ा होगा, आपके जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी स्पीड भी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। कैश मेमोरी सीपीयू की गति को, आपके प्रोसेसर की गति को कैसे बढ़ाती है, ये मैंने आपको मेमोरी वाले टॉपिक में समझा चुका हूं पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये थी आपकी कैश मेमोरी जो क्या करती है, जो आपके माइक्रो प्रोसेसर की गति को प्रभावित करती है। ठीक, जितनी ज्यादा आपकी बड़ी कैश मेमोरी होगी उतनी ज्यादा आपकी सीपीयू की स्पीड होगी। आगे देखिए, अगला कारक है
सिस्टम बस। ठीक है, सिस्टम बस में भी आपने आपको बताया था, आपके जो बेसिकली जो तारों का समूह था वो क्या था, आपके मदरबोर्ड पे आपके जो तारों का समूह था वो बेसिकली बस था आपकी, है ना। तो सिस्टम बस क्या है, कंप्यूटर में बने सिस्टम बस की चौड़ाई क्या करती है, सीपीयू की गति को प्रभावित करती है। मतलब आपके कंप्यूटर में जो सिस्टम बस है उसकी जो चौड़ाई होगी वो कंप्यूटर की गति को प्रभावित करेगी। कैसे करेगी, कि मान लीजिए यदि कि आपकी जो सिस्टम है उसकी चौड़ाई, सिस्टम उसकी चौड़ाई कितनी है, आपके सिस्टम की चौड़ाई है 32 बिट। मतलब आपकी जो सिस्टम की चौड़ाई है वो कितनी है, वो है आपकी 32 बिट। तो 32 बिट चौड़ाई का मतलब है कि आपकी जो कंप्यूटर बस है उसमें कितने तार हैं, उसमें है आपके 32 तार। कितने तार, उसमें है आपके 32 तार। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका प्रोसेसर है वो एक साथ 32 बिट का डाटा आदान प्रदान कर सकता है। कर सकता ही नहीं सकता, कि आपकी कंप्यूटर बस में जितने तार हैं, मान 32 तार हैं, तो उसका मतलब हुआ कि प्रोसेसर एक साथ 32 बिट का डाटा आदान प्रदान कर सकता है। क्यों, क्योंकि आपका जो डाटा का आदान प्रदान है किसके द्वारा हो रहा है, वो हो रहा है आपके कंप्यूटर बस में जो तार हैं उनके द्वारा। इसलिए यदि सिस्टम की चौड़ाई 32 बिट है तो इसका अर्थ है कि कंप्यूटर बस में 32 तार हैं। तात्पर्य यह है कि प्रोसेसर एक साथ आपका 32 बिट का डाटा आदान प्रदान कर सकता है। तो बेसिकली सिस्टम बस की चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बड़े डाटा का आदान प्रदान संभव हो पाएगा, और जितने बड़े डाटा का आदान प्रदान संभव होगा तो आपके प्रोसेसर की गति भी उतनी ज्यादा तेज होगी। क्लियर है। आगे देखिए, अगला जो कारक है वो है आपका समानांतर गणना यानी पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन क्या होता है, ये मैं आपको सुपर कंप्यूटर मैंने आपको बताया था कि पैरेलल ऑपरेशन हम कैसे करते हैं, है ना। तो एक साथ कई निर्देशों के क्रियान्वयन से क्या होता है, सीपीयू की क्षमता का बेहतर उपयोग होता है। बेसिकली पैरेलल प्रोसेसिंग के द्वारा क्या होता है कि हम किसी समस्या के विभिन्न घटकों को एक ही समय पे उनका समाधान करते हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एक साथ कई सारे निर्देशों का क्रियान्वयन हम एक ही बार में कर सकते हैं, और जितने ज्यादा निर्देशों का क्रियान्वयन आप करोगे एक साथ, आपकी जो सीपीयू यानी आपकी जो माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता है वो क्या है, उसका आप उतना ही बेहतर यूटिलाइजेशन करोगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे आपके कंप्यूटर की गति बढ़ेगी। पैरेलल प्रोसेसिंग से क्या हुआ, पैरेलल प्रोसेसिंग से आपने किसी भी समस्या को क्या किया, किसी भी समस्या के विभिन्न घटकों को एक साथ सॉल्व कर लिया है। ऐसा नहीं कि पहले एक घटक पे आया फिर दूसरे घटक पे आया, आपने किसी समस्या को विभिन्न घटकों में तोड़ के उन सभी घटकों को एक ही बार में एक साथ सॉल्व कर लिया। इसलिए क्या हो गया, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्पीड थी कैसे हो गई, प्रोसेसिंग स्पीड कैसे हो गई, ज्यादा हो गई, तेज हो गई। क्यों, कि आपने एक ही बार में किसी सॉल्यूशन को विभिन्न चरणों में तोड़कर उसके सभी चरणों को एक साथ सॉल्व कर लिया, जिस वजह से क्या किया, आपने सीपीयू की क्षमता का बेहतर उपयोग किया। अर्थात आपके जो कंप्यूटर की गति वो कैसी है, वो आपकी तेज हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। बेसिकली आप जो सुनते हैं ऐड वगैरह में कि जो ड्यूल कोर और मल्टी कोर प्रोसेसर होता है, आप ऐड में सुनते होंगे इट्स ड्यूल कोर और मल्टी कोर प्रोसेसर। तो उसका मतलब क्या होता है, बेसिकली आपके जो ड्यूल कोर या मल्टी कोर प्रोसेसर होते हैं उसमें होता क्या है कि आपके एक साथ दो या अधिक प्रोसेसर एक ही चिप पर बनाए जाते हैं। मतलब आपकी जो चिप रहती है उसमें क्या है, आप एक से ज्यादा प्रोसेसर उसमें आपकी माइक्रो चिप लग जाती है। ठीक है, या इसको बोल देते हैं हम एक साथ दो या दो से अधिक प्रोसेसर आपकी एक ही चिप पर बन जाते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, इनमें होता है आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण सीपीयू की कार्य क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्लियर है। तो ये था आपका समानांतर गणना। इसके अलावा ये भी कारक है कि सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच आपका समन्वय है ना। सामान्यतः सीपीयू तीव्र गणना करता है, क्या करता है, फास्ट कैलकुलेशन करता है। अतः अन्य उपकरणों के धीमा होने से कंप्यूटर की गति कैसी होती है, प्रभावित होती है। मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो कैसा है, वो एक बहुत फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है, और यदि कंप्यूटर के अन्य उपकरण उतने फास्ट नहीं है तो उससे क्या होगा, उससे आपके सीपीयू की कार्य करने की जो गति है वो प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या है, सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच जो समन्वय है वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी क्या निर्धारित करता है कि आपकी सीपीयू की गति कैसी होगी। क्लियर।
तो ये था आपके सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम आ जाते हैं कि इस पूरे टॉपिक से आपके हार्डवेयर का जो पहला पार्ट था और जो दूसरा पार्ट था, इस पूरे टॉपिक से आपके किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं अति लघुत्तरी पे। अति लघुत्तरी में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनकी सब सीमा कितनी है, 10 शब्द या 1 या 2 लाइन। देखिए, आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है ना। आपको समझाया था कि आपके जो इंपैक्ट प्रिंटर है उन्हीं का एक उदाहरण क्या है, आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो आपको सीधे लिख देना है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है। ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें सॉलिड फॉन्ट या ठोस मुद्रा अक्षर नहीं पाए जाते। ठीक है, तो आपका यह आंसर पूरा हो जाएगा। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि 2 इनपुट और 2 आउटपुट युक्तियों के नाम बताओ, तो आप कोई भी 2 इनपुट कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और 2 आउटपुट मॉनिटर हो गया आपका, है ना, आपका प्रिंटर हो गया, आप नाम लिख दो तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार आपका जो लेजर प्रिंटर है किस प्रणाली पर कार्य करता है, आपको सिंपल बताना है प्रणाली कौन सी आपकी लेजर किरणों पे। ठीक है, प्रोजेक्टर किस काम में आता है, ये आपको बता चुका हूँ कि आपके शैक्षणिक गतिविधियों में क्या है, प्रोजेक्टर काम में आता है। इसमें क्या है, किसी भी आप स्लाइड वगैरह जो बनाते हैं उसके लोगों के समूह द्वारा एक साथ देखा जा सकता है बड़े पर्दे पर। ठीक, जैसे ही मॉनिटर के स्क्रीन के छोटे छोटे बिंदुओं को क्या कहते हैं, आपको बताया था मैंने, क्या बोलते हैं, पिक्सल, है ना। ऐसे ही मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाए कि इनपुट युक्ति से आप क्या समझते हैं, इनपुट युक्ति क्या है या आउटपुट युक्ति क्या है, तो क्या करोगे, इनको आप 10 वर्ड में या 1 लाइन में कैसे लिखोगे। देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले कि इनपुट युक्ति से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि इनपुट युक्ति से क्या समझते हो, सीधे लिखो आप 10 शब्दों में। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे ये डेफिनेशन लिख देनी है। मैंने आपको बताया था कि आप 10 शब्द में वो चीज लिखते हो जो उसकी सबसे क्या है, मेन प्रोमिनेंट चीज हो। ठीक है, तो आप लिख दोगे कि इनपुट युक्तियां क्या होती है। इनपुट युक्तियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, इनपुट युक्तियों की सहायता से उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर में आंकड़े, सूचना तथा निर्देश डाले जाते हैं। ये क्लियर हुआ आपको। आपको यदि क्वेश्चन आता है कि इनपुट युक्तियों के बारे में 10 शब्द लिखो, तो आपको सीधा सीधा ऐसा लिखना पड़ेगा कि इनपुट युक्तियों की सहायता से उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर में आंकड़े, सूचनाएं तथा निर्देश डाले जाते हैं। या आपने ऐसा लिख दिया तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपसे पूछ ले 10 वर्ड में कि आउटपुट युक्तियों के बारे में बताओ, आउटपुट युक्तियां क्या होती हैं, तो आप लिख दोगे सिंपल इसकी डेफिनेशन कि ये वे साधन या युक्तियां हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर उपयोगकर्ता से प्राप्त आंकड़ों, सूचनाओं, निर्देशों आदि के परिणाम प्रक्रिया के पश्चात उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करता है। क्लियर है, आप इस तरह से लिख दोगे तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरे जो आंसर मैं आपको बता रहा हूं इसमें क्या है, इसमें पूरे आपका जितनी भी चीजें थी वो कवर हो गई। किसकी बेसिक डेफिनेशन ही किया कि आउटपुट युक्ति वे युक्तियां हैं जिनकी सहायता से क्या होता है, कंप्यूटर उपयोगकर्ता से क्या कर रहा है, प्राप्त आंकड़ों, सूचनाओं, निर्देशों आदि के परिणाम प्रक्रिया के पश्चात उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये हो गई आपकी आउटपुट युक्ति। इसी प्रकार आपसे पूछ ले 10 वर्ड में कि लाइट पेन बताओ, लाइट पेन क्या होता है। आप लिख सकते हैं कि लाइट पेन क्या है, लाइट पेन स्क्रीन पर सीधे लिखने का कार्य करता है। ठीक है, इसका प्रयोग ग्राफिक्स आदि बनाने में किया जाता है। ये आपने 2 लाइन लिख दी तो आपका आंसर परफेक्ट एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आपसे 10 वर्ड में पूछता है लाइट पेन, आपको सीधे लिखना है कि लाइट पेन स्क्रीन पर सीधे लिखने का कार्य करता है, इसका उपयोग ग्राफिक्स आदि बनाने में किया जाता है। ठीक, इसी प्रकार आपसे पूछ ले कि कीबोर्ड के बारे में लिखो 10 शब्द, तो आप लिख दोगे कीबोर्ड क्या है। सबसे पहली लाइन जो आपको मैंने बताई थी, कीबोर्ड एक सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला क्या है, इनपुट उपकरण है। ये मेन चीज है ना, कीबोर्ड बेसिकली क्या है, इनपुट डिवाइस है। और कैसा है ये आपके टाइपराइटर का संशोधित रूप है। तो यदि आप ये लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे बड़े आराम से। ठीक, ऐसे ही यदि पूछ ले माउस पॉइंटर क्या होता है, तो क्या है, माउस पॉइंटर के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि माउस के संचालन को मॉनिटर की स्क्रीन पर दर्शाने के लिए एक तीर नुमा चिन्ह स्क्रीन पर होता है जिसे हम माउस पॉइंटर कहते हैं।
आपको माउस पॉइंटर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखनी पड़ेगी कि माउस के संचालन को मॉनिटर की स्क्रीन पर दर्शाने के लिए एक तीर नुमा चिन्ह स्क्रीन पर होता है जिसे हम माउस पॉइंटर कहते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको आपके जो 10 वर्ड वाले जो क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय, उनको आपको डील करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एएलयू के बारे में पूछ ले आपसे तो आप सीधे लिख देंगे कि यह यूनिट अंकगणितीय एवं तार्किक क्रिया करने का कार्य करती है। क्यों? क्योंकि एएलयू की जो सबसे मेन फीचर क्या है, बेसिकली एएलयू को हम किससे जानते हैं कि ये आपकी अंकगणितीय यानी आपके अर्थमेटिक और तार्किक यानी लॉजिकल ऑपरेशन करती है। तो आप सीधे लिख देंगे कि एएलयू अंकगणितीय एवं तार्किक क्रिया करने का कार्य करता है। ठीक, ये आपके कुछ आंसर लिखने के फॉर्मेट थे। ठीक है, तो आपको जैसे लघु उत्तरीय बता रहा था मैं कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। आपके कुछ इस तरह से प्रश्न आएंगे, जैसे देख लीजिए जॉयस्टिक के बारे में लिखो, है ना, लाइट पेन के बारे में मैंने आपको बताया, कीबोर्ड के बारे में बताया, माउस क्या होता है, हार्डवेयर के बारे में क्या होता है, हार्डवेयर की डेफिनेशन लिख देंगे आप। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो आपका हार्डवेयर कहलाते हैं। ऐसे ही सीपीयू, एएलयू, है ना, आपका जो मदरबोर्ड हो गया, ये बता देंगे कि मुख्य कंप्यूटर क्या मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जिसमें क्या है आपके माइक्रोचिप, रैम और रैम चिप, रोम चिप आदि उपकरण लगे रहते हैं। तो आपका मदरबोर्ड का आंसर हो गया। ठीक, ऐसे ही कंप्यूटर बस क्या है, मेमोरी रजिस्टर क्या है, कंट्रोल यूनिट हो गया आपका, शब्द परास हो गया, है ना, माउस पॉइंटर हो गया। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 लाइनर या 2 लाइनर के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी आपकी शब्द सीमा कितनी हो जाएगी, लगभग 50 वर्ड या 5 से 6 लाइन। तो यहाँ पर भी आपसे कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अंतर बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है ना, कि इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका जो हेड होता है वो कागज डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें आपका हेड और कागज डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, है ना। कुछ तो उस तरह से आपकी दोनों के आप में इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दोनों की कुछ 2-3 विशेषताओं को आप लिख देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपके आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही जॉयस्टिक या लाइट पेन का कार्य लिखिए। तो जो मैंने आपको बताया उसमें आप डिटेल में लिख देंगे जॉयस्टिक क्या होता है ना, कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए काम में आता है। ऐसे 3D गेम्स खेले जाते हैं, इसमें हैंडल होता है जिससे आप चित्र को आगे पीछे घुमा सकते हैं। ऐसे लाइट पेन का कार्य लिख देंगे कि कंप्यूटर में सीधे स्क्रीन पर क्या इसके माध्यम से हम ग्राफिक्स का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे 5-6 लाइन में आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार माउस के क्या है, विभिन्न प्रकारों को बताइए। तो माउस के मैंने आपको विभिन्न प्रकार बताया कि यांत्रिक कैसा होता है, प्रकाशीय कैसा होता है और वायरलेस कैसा होता है। उन तीनों के बारे में आप 2-2 लाइन लिख दोगे तो आपका क्या है, आपकी 6 लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि डिजिटाइजर क्या है ना, सिस्टम यूनिट को समझाइए, माइक्रो प्रोसेसर को समझाइए, सीपीयू को समझाइए, आपको 5-6 लाइन में। तो आपको 5-6 लाइन में उसके जो जो मेन फीचर्स हैं वो आपको वहां पर लिखने पड़ेंगे। क्लियर है? जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसको एक्सप्लेन करो, है ना। डेजी व्हील प्रिंटर हो गया आपका, इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया आपका, प्लॉटर हो गया। इन सब के बारे में जो मैंने आपको क्लास में समझाया था, दिखाया था, वो यदि 5-6 लाइन्स आपके आपके जो मेन पॉइंट्स हैं आप लिख दोगे तो आपके ये सारे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से डील कर सकते हो। क्लियर है? आगे आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसकी शब्द सीमा होती है 200 वर्ड, इसमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे पूछ लेगा आपसे कि मॉनिटर क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो क्या होगा, आप 1 या 2 लाइन में ये समझा देंगे कि मॉनिटर क्या होता है, किस प्रकार का आउटपुट उपकरण है और क्या होता है इसका प्रमुख रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, उसके बाद मॉनिटर के जो प्रकार मैंने आपको समझाए थे, सीआरटी मॉनिटर, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, उनको आपको यहाँ पे विस्तार से एक्सप्लेन कर देना है। तो उससे आपका क्या 200 वर्ड में आंसर पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार कंप्यूटर के प्रकार और उनकी कार्यप्रणाली को भी आप समझा सकते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, तो ये लिख देंगे, सॉरी प्रिंटर क्या होता है आप ये लिख देंगे, और उसके बाद प्रिंटर की जो प्रकार हैं उनके बारे में आप डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, डेजी व्हील क्या होता है। ऐसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में एक दो एग्जांपल बता देंगे कि लेजर क्या होता है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। ऐसे ही स्कैनर क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आप बता देंगे, स्कैनर की डेफिनेशन दे देंगे, स्कैनर क्या होता है, और उसका स्कैनर के जितने प्रकार थे जो मैंने आपको बताए थे आप उनका यहाँ पे वर्णन कर देंगे। ठीक, इसी प्रकार जो सीपीयू है इससे आप क्या समझते हो,
इसके विभिन्न भागों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो आप क्या होगा, आप एक या दो लाइन में सीपीयू की बेसिक जो डेफिनेशन है वो लिख दोगे, सीपीयू क्या है। उसके बाद आप सीधे आ जाओगे कि हार्डवेयर की दृष्टि से जो मैंने बताया था आपके तीन भाग, आपका कंट्रोल यूनिट, आपकी एएलयू और आपकी जो मेमोरी, उन तीनों के बारे में आपको डिटेल से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जिससे आपका 200 वर्ड में आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही सीपीयू को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो अभी मैंने लास्ट में आपको जितने भी कारक बताए उन सब कारक के बारे में यदि आप लिख देंगे तो आपका ये आंसर पूरा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हार्डवेयर का पार्ट 2। अब हमारा जो हार्डवेयर का टॉपिक है वो पूरा हो चुका है, और इसके जो आगे के टॉपिक है वो हम अगली क्लास में लेंगे। ठीक है, थैंक यू।